नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे ये वाले फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यूपी पीसीएस 2020 के मेंस के लिए हमारे दो प्रोग्राम चल रहे हैं। एक 80 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें 4 क्वेश्चन पर डे दिए जाएंगे और पूरा उसका कंप्लीट फीडबैक मिलेगा। और दूसरा जो है ऑफिशियल टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें 12 फुल लेंथ जीएस के पेपर दिए जाएंगे, उसके फुल लेंथ आंसर दिए जाएंगे और कंप्लीट जो है पूरी चेकिंग होगी। 20-20 क्वेश्चन होंगे हर पेपर में। ठीक है, जैसे ऑफिशियल पेपर आता है वैसे ही होगा और कंप्लीट चेकिंग होगी, कंप्लीट मॉडल आंसर मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 96960660898562880530। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और ये जो पूरी सीरीज है इसको यूपीपीसीएस, ठीक है, यूपीपीएससी 2020 मेंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लेकिन लेक्चर शुरू करने के पहले हम आपको बता देंगे यह वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर देख रहे हैं और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे और इस पे बेल आइकन पर भी प्रेस करना आप मत भूलिएगा। आप चाहें तो हमारे पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर करें तो हमारे पेड कोर्सेज जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सभी पीडीएफ्स उपलब्ध करा दी जाती हैं, इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाती है और जो हमारे रेगुलर टेस्ट होते हैं उससे आप घर बैठे अपनी परफॉर्मेंस को रेगुलरली इवैल्यूएट कर सकते हैं। आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको अपनी डिवाइस पे टेलीग्राम को इंस्टॉल करना है और उस पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सर्च करके उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ये बिल्कुल ही फ्री है और बहुत ही आसान है। इसमें आपको सभी नोटिफिकेशंस दे दिए जाते हैं और किसी भी अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर आप कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पेपर नंबर 1 से और क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्बन फ्लड्स, ऑल्सो डिस्कस द मेजर्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन फ्लडिंग इन इंडिया। शहरी बाढ़ के क्या कारण हैं, इसके अलावा भारत में शहरी बाढ़ की समस्या के समाधान के उपायों पर भी चर्चा करें। तो इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर फ्लड्स होते क्या हैं या फिर बाढ़ जो है उसे बाढ़ होता क्या है। ठीक है, तो जब भी किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में जब पानी भर जाता है और उसकी निकासी नहीं हो पाती है और कई दिन तक वहाँ पे जल का भराव रहता है तो हम उसे बाढ़ वाली स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो और ये कई कारणों से होती है, जैसे कि अधिक वर्षा के कारण किसी जगह पर जल का भराव हो जाना और वहाँ से पानी जो है वो निकल नहीं पाता, वहाँ उससे जो पानी जो है उसका रिसाव ठीक ढंग से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से किसी एक पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पर जो है पानी कई दिन तक भरा रहता है, जिसको हम बाढ़ कहते हैं। ठीक है, अत्यधिक पानी बरसने से नदी या तालाब के पानी का एक सीमा से ऊपर जब आ जाता है तो वो भी एक बाढ़ जैसी कंडीशन हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि 2010 में जबकि इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया था, उस साल भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और वहाँ पे जो कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज जो बनाया गया था, जहाँ पे कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन जो कि आके वहाँ रह रहे थे तो उनके जो रहने के लिए एक जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन की गई थी, जितने भी अपार्टमेंट फ्लैट्स बनाए गए थे, जो अक्षरधाम टेम्पल बनाया गया है, वहाँ पर वो जो पूरी जगह थी वो पूरी पानी से डूब गई थी। क्यों? क्योंकि वो जो यमुना रिवर के जो फ्लड प्लेन्स हैं उस पर कंस्ट्रक्शन की गई थी। तो जब काफ़ी दिन तक जब अत्यधिक बारिश जैसी कंडीशन हुई तो यमुना का जो वाटर था वो ऊपर आ गया। ठीक है, वो जो एक सीमा से जो उसका वाटर लेवल था वो बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया और जो उसके फ्लड प्लेन्स थे वहाँ पे सारे में पानी भर गया था, जिसके कारण कि अक्षरधाम टेम्पल और जो कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज बनाया गया था वो भी पूरी तरीके से पानी में डूब गया था। तो यही बाढ़ जब हम अर्बन एरियाज़ में देखते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, तो हम उसको कहते हैं अर्बन फ्लड्स। तो ऐसे ही हम एक उदाहरण की बात की जो कि है कॉमनवेल्थ गेम्स में के टाइम जब हुआ था 2010 में। ठीक है, तो अब इसके कॉजेज़ क्या है? इसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। इसके नेचुरल कॉज भी हो सकते हैं, मतलब कि प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, या फिर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ भी हो सकते हैं, मतलब कि मानव जनित कारण भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नज़र डालेंगे कि आखिर नेचुरल कॉजेज़ क्या क्या है। ठीक है, शहरी बाढ़ के क्या क्या कारण हैं, प्राकृतिक कारण क्या हैं।
तो इसमें हम देखेंगे कि प्रोलॉन्ग्ड और इंटेंस रेनफॉल, ठीक है, अगर कई दिन तक बारिश होती रहती है या फिर बहुत तेज़ बारिश होती है तो क्या होता है, तो पानी जो है वो कमी समय में कहीं पर भर जाता है, जिसके कारण से बाढ़ जैसी स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। या फिर कई दिन लगातार अगर बारिश हो जाए और पानी के अगर ड्रेनेज का पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, पूरा प्रॉपर प्रबंधन नहीं किया गया है, तो पानी किसी एरिया में जमा हो जाता है, तो जिसको हम बाढ़ कहते हैं। तो कई बार जो है काफ़ी तेज़ बारिश होती है या फिर कई दिन तक बारिश होती है, इससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के कारण भी जैसे हम देखते हैं कि जो आजकल के वेदर और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो वेदर पैटर्न्स हैं, वो भी चेंज हो रहे हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिलती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से भी कई बार क्या होता है, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो ग्लेशियर्स है, ठीक है, ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं और जब वो पिघलते हैं तो उसका पानी कहाँ आता है, उसका पानी नदी में आता है, नदी का जो वाटर लेवल है वो बहुत ऊपर हो जाता है, जिससे कि बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन भी जो भी है, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक वर्षा होती है उसमें। ट्रॉपिकल साइक्लोन जब चक्रवात आते हैं तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि हर साल हम लोग देखते हैं उड़ीसा और कलकत्ता वाला रीजन, जैसे कि अभी अम्फन तूफान आया था, तो जो निचले इलाके होते हैं वहाँ पे पानी भर जाता है और वो जो क्या होता है, वो उससे बाढ़ जैसी स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद सिल्टेशन, ठीक है, गाद जो है वे भी एक बहुत बड़ा कारण है हमें फ्लड्स के लाने के लिए, या फिर बाढ़ का एक बहुत बड़ा कारण है, क्या है, गाद भी है। क्यों? क्योंकि जब नदी बहती है तो अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर और जो मिट्टी है वो सब बहा के लेकर आती है, और जब वो बहा के लेके आती है तो वो निचले इलाके में जो है वो जमा हो जाता है। उसके कारण जो है, जो नदी का जो रास्ता होता है, जो रिवर कोर्स होता है वो बदलने लगते हैं, जिसके कारण कि जो वहाँ के जो फ्लड प्लेन्स एरियाज होते हैं वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। जैसे कि हम लोग बिहार में देखते हैं, ठीक है, बिहार में कौन सी नदी है, कोसी नदी है, जिसके कारण कि हर साल बिहार में हमें देखने को मिलती है बाढ़, ठीक है। तो फिर इसीलिए जो कोसी है उसको कहते हैं बिहार का शोक, ठीक है, क्योंकि हर साल वहाँ पे वो बिहार के लिए एक शोक लेके आती है, वो बिहार में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आखिर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज कौन से हैं या फिर मानव जनित कारण कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुअर ड्रेनेज सिस्टम, खराब जल निकासी व्यवस्था। जहाँ पे जैसे अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पर अगर जल की निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, वहाँ पे जो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अर्बन की जो पॉपुलेशन है, अर्बन एरियाज़ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो जब वो बढ़ेगी तो वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उस पे भी बहुत ज़्यादा जो है, उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो वहाँ के जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है वो उतने के लिए मतलब सफिशिएंट नहीं है। तो पुअर ड्रेनेज सिस्टम जो होता है उसकी वजह से भी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पानी भर गया लेकिन पानी ठीक ढंग से जो है वो ड्रेन नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से भी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, अनियोजित शहरीकरण, जैसा कि हम लोग ने बात की कि जैसे कि जो फ्लड प्लेन्स होते हैं, जैसे कि यमुना फ्लड प्लेन्स हैं, तो वहाँ पर जब कॉमनवेल्थ गेम्स या अक्षरधाम टेम्पल बनाया गया और जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी तरह हम देखते हैं कि 2015 में, ठीक है, चेन्नई में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, चेन्नई में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो भी पूरा पानी में डूब गया था, ठीक है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो भी पूरा पानी में डूब गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो अद्या रिवर है, अद्या रिवर के किनारे जो है इसको बनाया गया था, तो जिसकी वजह से जब वाटर लेवल किसी नदी का हाई होता है तो उससे फ्लड्स जैसी कंडीशन जो है उत्पन्न हो जाती है। तो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, ठीक है, अनियोजित शहरीकरण, उसको पूरा हम लोग ने उसका जो है बहुत अच्छी तरीके से हम लोग ने देखा नहीं, प्लान नहीं किया और वहाँ पर एक जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दिया, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है जो अर्बन एरियाज़ में जो है फ्लड हमें देखने को मिलता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो
और भी बहुत सारे, जैसे कि जो अभी आंध्र प्रदेश की जो नई कैपिटल बन रही है अमरावती, वहाँ पर भी हमने रिसेंट में देखा है कि बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए हैं। वहाँ पे क्या कारण है, क्योंकि वहाँ पर जो कृष्णा नदी के किनारे जो है उसको पूरे को बसाया जा रहा है। तो यहाँ पे जब फ्लड प्लेन्स के किनारे हम बसाते हैं, किसी नगर को बसाते हैं, या फिर वहाँ पे बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, बिना सोचे समझे कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, जिससे कि अर्बन फ्लड्स जैसी कंडीशन जो है वो उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई। वनों की कटाई से क्या होता है, जितनी भी मिट्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लूज हो जाती है। जो सॉइल होती है जिसको कि पेड़ जकड़ के रखती है वो बहुत ही ज़्यादा लूज हो जाती है, और जब नदी के साथ जो है वो बहकर चली आती है, जिससे कि नीचे निचले इलाकों में गाद इकट्ठा हो जाता है, और अंत में क्या होता है, रिवर का जो कोर्स है वो बदल जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पुअर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, खराब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कारण भी जो है बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अनचेक्ड कंक्रीटाइजेशन, अनियंत्रित कंक्रीट से जमीन को भरना। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने देखा है कि जगह जगह पे जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे बहुत पक्की रोड सब जगह बन गई है। जो रास्ता जो थोड़ा सा कच्चा, जो सर्विस लेन जिसको कहते हैं, वो बनता भी था, तो वहाँ पर भी आजकल क्या कर दिया गया है, वहाँ पे टाइल्स लगा दी जाती हैं। तो उससे क्या होता है, जो वाटर का जो सीपेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं हो पाता, जो पानी है वो वापस ज़मीन में नहीं जा पाता है, जिससे कि जो अर्बन एक्वीफर्स हैं, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल है वो भी रिचार्ज नहीं हो पाता, अर्बन एक्वीफर्स अफेक्ट होते हैं। तो अधिक कंक्रीटाइजेशन की वजह से, ठीक है, अधिक जो सब जगह जो पक्का कर दिया गया है शहरी इलाके में, उसकी वजह से भी बाढ़, अर्बन फ्लड्स जैसी हमें स्थिति उत्पन्न देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो नहीं पाता, वाटर जो है ज़मीन उसको सोख नहीं पाती, जिसकी वजह से जो है बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी अगर हम बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर में 98% एरियाज जो है उसको क्या कर दिया गया है, उसको पक्का कर दिया गया है, कंक्रीटाइज कर दिया गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी पानी जो है वो जगह जगह पे भर जाता है। तो इस वजह से अर्बन फ्लड जैसी कंडीशन जो है वो उत्पन्न हो जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे रिड्यूस्ड नंबर ऑफ वाटर बॉडीज, जल स्रोत की संख्या का बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ठीक है, इसके अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जो वाटर बॉडीज़ के जो नंबर है वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रहे हैं। पहले लेक्स और जो पॉन्ड्स होते थे, तालाब होते थे, वो हमें जगह जगह पर देखने को मिल जाते थे, लेकिन अब क्या है, अब बहुत ही ये जो वाटर बॉडीज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा कम हो रही हैं। जल स्रोत जो है वो, उनकी संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 1956 में वाटर बॉडीज़ की संख्या जो थी इंडिया में करीब 644 थी, लेकिन 2018 में कितनी है, ये घटकर केवल 123 हो गई हैं। तो यहाँ पर जो है जल निकासी जो है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो है अर्बन फ्लड जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह अगर हम बात करें डिफॉरेस्टेशन की, ठीक है, वनों की कटाई की, तो वनों की कटाई की वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है हमने देखा है कि जो है बहुत ही बड़े पैमाने पे जो है हमें बाढ़ जैसी स्थिति को देखने को मिलती है। जो डिफॉरेस्टेशन के कारण जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो बहुत ही ज़्यादा लूज हो जाती है, और फिर वहाँ से जो है मिट्टी का अपरदन होता है, सॉइल इरोजन होता है, जिसके कारण से जो है वो निचले इलाके में आके वो जमा हो जाती है, और जो है वहाँ पे पानी जो है वो ठीक ढंग से ड्रेन उसका नहीं हो पाता है, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरा ख़राब हो जाता है। तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन की बात करें, तो अगर हम ग्रीन कवर की बात करें, तो इंडिया में कितना, ऑन एन एवरेज अगर हम पूरे देखें जो बड़े राज्य हैं उसमें कितना 9% जो है, 9% जो कवर ग्रीन एरिया है, ठीक है, जबकि ये कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए। तो इसकी वजह से भी जो है अर्बन फ्लड जैसी बहुत ज़्यादा कंडीशन हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स। ठीक है, कभी कभी बांधों से जो पानी है उसकी भी अनियंत्रित तरीके से जो है वहाँ से पानी छोड़ दिया जाता है, जिसका कारण जो है वो अर्बन फ्लड्स के रूप में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि केरला फ्लड्स जब आए थे, ठीक है, अभी आज से 2-3 साल पहले जब केरला फ्लड्स आए थे, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि जो डैम्स थे वहाँ से पानी जो है उनको छोड़ दिया गया था, और अनकंट्रोल्ड तरीके से, जिसका कि कोई मैनेजमेंट नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, और डिफॉरेस्टेशन के कारण, तो बहुत सारे कारण थे, मानव जनित कारण थे, जिसकी वजह से हमने केरला
में जो है अर्बन फ्लड्स देखा था। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि और भी अगर हम नेचुरल कॉजेज़ में बात करें तो यहाँ पे जो क्लाउड बर्स्टिंग होती है, ठीक है, जब बादल फट जाता है जिसकी उसकी वजह से भी कई बार जो है बहुत तीव्र वर्षा होती है, जिसके कारण जो है हम अर्बन फ्लड्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि 2013 में जो उत्तराखंड फ्लड्स आए थे वो किस कारण से आए थे, वो बादल फटने की वजह से आए थे। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जो ऊपर के इलाके हैं वहाँ पर जो है हमें काफ़ी ऐसे बादल फटने वाली घटना जो है हर साल सुनाई में देती हैं। तो ये सब कारण किस चीज़ के हैं, ये अर्बन फ्लड्स के कारण है। तो अब हम देखें, और जो अर्बन फ्लड्स हैं, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ये नुकसानदायक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे जो है जो रेलवे लाइंस है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बहुत ज़्यादा हानि होती है, लोगों की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस होती है। इसी के साथ साथ अगर हम वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी को देखें, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की स्टडी को देखें तो पिछले कुछ सालों में, ठीक है, मलेरिया जैसी बीमारी या फिर डायरिया जो बीमारी है, मलेरिया, डायरिया, डेंगू, ऐसी जो बीमारी है, इनकी जो इंसिडेंसेस हैं इसमें 217% का जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो इस वजह से जो है फ्लड्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम किस तरीके से फ्लड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या उपाय ले सकते हैं, क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, एक नज़र हम उस पर डाल लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली वार्निंग सिस्टम की, ठीक है। एक पूर्ण चेतावनी प्रणाली होनी चाहिए जो कि हमें, जैसे कि आजकल तो जो जीपीएस पोजीशनिंग से, ठीक है, जो सैटेलाइट के ज़रिए से हम लोग बहुत सारा डेटास जो हैं वो इकट्ठा कर सकते हैं और हम अनुमान लगा सकते हैं कि पहले से कि कहाँ पे बाढ़ आने वाली है या फिर कहाँ पर जो है तीव्र वर्षा हो सकती है, कहाँ पे बहुत दिन तक वर्षा हो सकती है। तो इन सब के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को जो है और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि हमें पहले से पता हो कि कहीं पे बारिश होने वाली है या फिर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो हम उससे पहले से ही बहुत सारे मेजर्स लेके, बहुत सारे उपाय लेके जो है हम इसके आफ्टर इफेक्ट्स को जो है कम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो मुंबई में, ठीक है, मुंबई में अभी रिसेंटली जो है आई फ्लोज को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। ये क्या है, आई फ्लोज जो है ये सैटेलाइट बेस्ड है और ये हमें डेटा प्रोवाइड कराती है, और ये एक फ्लड, FLO से फ्लड, वार्निंग, W से वार्निंग और S से सिस्टम, ठीक है। तो आई फ्लो जो है एक फ्लड वार्निंग सिस्टम है जिसको कि मुंबई में लगाया गया है, और इससे क्या होता है, इससे ये सैटेलाइट से जुड़ा है और ये 3 दिन पहले, ठीक है, ये 3 दिन पहले ही जो है अनुमान लगा लेता है कि कहीं पर जो है बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है या कहीं पर बाढ़ आने वाली है। तो ऐसी स्थिति का पता लगा के ये जो है हमें पहले से ही चेतावनी दे देता है, ताकि हम इससे जो है अच्छे से जो है इससे हम निपट सकें फ्लड जैसी कंडीशन से। इसी के बाद हम देखेंगे कि डॉपलर वेदर रडार्स होते हैं, डॉपलर मौसम रडार होते हैं। ये भी क्या कहते हैं, ये भी जो है हमें पहले से ही पूर्व चेतावनी दे देते हैं कि अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है या फिर कहीं पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है, तो ये हमें पूर्व में ही चेतावनी दे देते हैं। सेंसस इन ड्रेन्स, नालियों में सेंसस लगाया जाता है। जितनी भी नालियाँ होती हैं या फिर जो मैन होल होते हैं, वहाँ पर सेंसर्स लगा दिए जाते हैं, और जब पानी एक स्तर से ऊपर पहुँच जाता है तो वो सेंसर्स हमें सूचित करते हैं कि फ्लड जैसी कंडीशन जो है वो उत्पन्न हो रही हैं। एरिया हाइड्रोलॉजी टू बी कंसिडर्ड इन एडवांस, क्षेत्र के जल विज्ञान पर विचार करना चाहिए हमें, क्योंकि कि वहाँ के जब भी हम कोई भी एरिया में प्लानिंग करते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से सिटी को बसाया जाए या फिर कहाँ किस तरह से कि बिल्डिंग को कहाँ पे खड़ा करना चाहिए, तो हमें उस वहाँ की पूरी हाइड्रोलॉजी को, वहाँ के पूरे जल विज्ञान को कंसिडर करने के बाद ही कि वहाँ पर वो ऐसा क्षेत्र तो नहीं है जहाँ पे कि हर साल जो है रिवर का पानी आता रहता है। तो ये सब हमें देखने के बाद, पूरी हाइड्रोलॉजी कंसिडर करने के बाद ही हमें वहाँ पर जो है कोई भी जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे हमें प्लानिंग करनी चाहिए और तभी उसको बसाना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिश के पानी का संग्रहण होता है, इसको बहुत जगह हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने इसको मैंडेटरी तो कर दिया है, लेकिन अभी तक इसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है इसको और बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो पूरा जो बारिश का पानी है उसको एक जगह इकट्ठा करके हम जो है अपने ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज कर सकें। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए, ठीक है। पर्यावरण प्रभाव आकलन, कि किसी भी जगह पर अगर कोई भी बिल्डिंग लगाई जा रही है, कहीं कोई डैम बनाया जा रहा है या फिर कोई भी और प्रोजेक्ट को लेकर आया जा रहा है, तो उससे उस क्षेत्र के एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा, वहाँ पे
वहाँ पे पूरे जो हाइड्रोलॉजी सिस्टम है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस तरीके से हमें पूरी तरीके से वहाँ के इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सस्टेनेबल अर्बन ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, सतत शहरी जल निकासी प्रणाली भी, जो ड्रेनेज सिस्टम है हमें उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिससे कि जो पानी जो है जगह जगह पर जमा ना हो और वो सीधा का सीधा ऐसा ड्रेनेज सिस्टम हो कि जितना भी पानी जो है वो बहकर सीधा नदी नाले या फिर तालाब में चला जाए, और वहाँ पे जो है जो जहाँ पे लोग रह रहे हैं या फिर जो खेत है वहाँ पर पानी जो है उसका भराव ना हो। कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन प्लानिंग, ठीक है, व्यापक शहरी नियोजन, जब भी किसी अर्बन प्लानिंग, जब भी कोई अर्बन प्लानिंग की जा रही है तो उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करनी चाहिए। उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं कि कहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, कहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट करनी है, कहाँ पे पुल बनाने हैं, उसका ड्रेनेज सिस्टम क्या है होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों को एक पूरी तरीके होलिस्टिक तरीके से हमें देखने के बाद ही जो है अर्बन प्लानिंग को करना। एक स्टडी में ये बताया गया है कि 55% जो हमारे स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लड प्रोन है, कि वहाँ पे बाढ़ आने के जो हैं बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आने के बहुत ही ज़्यादा आसार हैं। मतलब कि जितने भी स्मार्ट सिटीज़ जो बनाए जा रहे हैं वो भी हमारी जो हैं वहाँ पे भी बाढ़ जैसी स्थिति बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो सकती है। जो 55% ऑफ स्मार्ट सिटीज़ हैं वहाँ पे बाढ़ आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब भी कोई अर्बन प्लानिंग की जाए तो इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक होलिस्टिक तरीके से हमें प्लानिंग करनी चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वहाँ पे पानी जो है वो ना भरे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से हमें प्लानिंग करनी चाहिए, और जितनी भी स्मार्ट सिटीज़ बना रहे हैं उसको हमें क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, क्लाइमेट किस तरीके से वहाँ पे उस पूरे क्षेत्र का क्लाइमेट क्या है उसके अनुसार बनाना चाहिए। क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब हम स्मार्ट सिटीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसके साथ जो ट्री प्लांटेशन है, वृक्षारोपण है, इसकी भी बहुत ज़्यादा हमें आवश्यकता है, जो पूरे अर्बन फ्लड्स हैं उसको रोकने के लिए, उसके आफ्टर इफेक्ट्स को कम करने के लिए जो है एफोरेस्टेशन या फिर वृक्षारोपण भी हमें इसमें बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो असम जो है, असम में हर साल बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। ब्रह्मपुत्र नदी के कारण जो है असम राज्य में हमें हर साल बाढ़ जैसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर भी जो है बाढ़ के प्रबंधन के लिए, बाढ़ के नियंत्रण के लिए, ठीक है, 1980 में एक संसद में एक बिल लाया गया था जिसके अंतर्गत जो है 1980 में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र फ्लड कंट्रोल बोर्ड को बनाया गया था, ठीक है, फ्लड कंट्रोल बोर्ड को बनाया गया था ताकि वहाँ पे जो बाढ़ वाली स्थिति है उससे निपटा जा सके, और उसको किस तरीके से वहाँ पे बाढ़ को नियंत्रित करना है उससे हम लोग पूरा उसकी देखभाल करने के लिए उसके लिए एक एक्सपर्ट बॉडी के रूप में जो है ब्रह्मपुत्र फ्लड कंट्रोल बोर्ड जो है वो बनाया गया था, जो कि वहाँ पे प्रिवेंशन और आफ्टर इफेक्ट्स के जो है उसका ख्याल रखेगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे पेपर नंबर 2 पे, और क्वेश्चन है हाईलाइट द की फीचर्स ऑफ हरियाणा पंचायती राज सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2020। हरियाणा पंचायती राज दूसरा संशोधन विधेयक 2020 की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसमें अभी हरियाणा में जो पूरा एक बिल पास किया गया है पंचायती राज अमेंडमेंट बिल, उस पर यहाँ पे हमें पूरे डिस्कस करना है। तो अब हम एक नज़र उस पर डाल लेंगे। तो ये जो पूरा बिल जो लाया गया है हरियाणा में पंचायती राज सेकेंड अमेंडमेंट बिल, तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसमें क्या क्या संशोधन किया गया है, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो पूरे वहाँ पे इलेक्शन होते हैं उसमें क्या क्या संशोधन किया गया है, हम इस पर चर्चा कर लेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट था, उससे जो है वहाँ पे 73rd अमेंडमेंट एक्ट से पंचायती राज के जो पंचायती राज इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था, और 74th अमेंडमेंट एक्ट से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि अर्बन एरियाज़ में जो लोकल बॉडीज़ हैं उसको लेकर आया गया था। तो इसी के चलते जो है अब हरियाणा में जो है एक नया बिल लेकर आया गया है, जिसमें कि पंचायती राज की जो व्यवस्था है उसमें बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। तो इसमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं अब हम एक नज़र उस पर डाल लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें क्या किया गया है, वहाँ पे 50% रिजर्वेशन दिया गया है पंचायती राज इलेक्शन में, किसको, वुमेन को, ठीक है। अभी तक क्या होता था, जितने भी पंचायती राज इलेक्शन थे उसमें 33% जो है वुमेन का कोटा होता था, लेकिन अब क्या होगा, अब इसके अंतर्गत जो है 50% रिजर्वेशन किसको दिया गया है, वो वुमेन को दिया गया है। तो इसके अंतर्गत वहाँ पे कहा गया है कि जितने भी विलेजेस हैं उनको
उनकी नंबरिंग होगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नंबरिंग होगी। और जो भी ऑड नंबर या इवन नंबर वाले इस दो तरीके से उनको बांट दिया जाएगा। और इसमें जो है ऑड नंबर वाले या इवन नंबर वाले जो है वहाँ पे वुमेन सीट को अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ पे संशोधन किया गया है, क्योंकि अब 50% जो रिजर्वेशन वो किसका दिया गया है, वो वुमेन को दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे जो नेक्स्ट है, इसमें क्या किया गया है, इसमें 8% रिजर्वेशन दिया गया है। किसको दिया गया है, जो कि अधिक वंचित वर्ग है, ठीक है। ओबीसी के अंतर्गत जो पिछड़े वर्ग हैं उसके अंतर्गत जो अधिक वंचित वर्ग हैं उनको 8% का आरक्षण प्रदान किया गया है इस विधेयक द्वारा। तो इसमें जो हमारे जो वंचित वर्ग हैं, जो विमेन क्लास है, इसको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, इनका ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर ये संशोधन लेकर आया गया है। और इसमें जो सबसे बड़ा और सबसे अहम संशोधन जो किया गया है वो है राइट टू रिकॉल का, ठीक है। वो किसका है, राइट टू रिकॉल का है। और राइट टू रिकॉल के अंतर्गत क्या है, अब हम एक बार उसको भी समझ लेंगे। तो इसमें क्या है, जितने भी विलेजर्स हैं उनको ये एक अधिकार दे दिया गया है उनको, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके पास एक वेपन है कि अगर उनका सरपंच जो है या फिर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जितने भी जो मेंबर्स हैं, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो वहाँ के जो वोटर्स हैं वो उनको हटा भी सकते हैं। तो ये वहाँ के जो सरपंच हैं, वहाँ पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर्स हैं, उनको उनकी जवाबदेही तय करने के लिए ये पूरा बिल जो है, राइट टू रिकॉल जो है, ये लेकर आया गया है, ये विधेयक लेकर आया गया है। तो इसके अंतर्गत क्या है, अगर सरपंच है या फिर वहाँ के जो मेंबर्स हैं, अगर वो कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा वहाँ पे के जो लोग हैं, ठीक है, अगर 33% लोग वहाँ के जो है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास कर देते हैं, तो ये विधेयक जो है ये इंट्रोड्यूस हो जाता है, ये जो बिल है जो वो इंट्रोड्यूस हो जाता है राइट टू रिकॉल का। और इसके बाद वहाँ पे जो ग्राम सभा होती है वो उसके अंतर्गत जो है वहाँ पर एक फिर से एक पूरा सीक्रेट बैलेट से वो पूरा एक फिर से वोटिंग होती है। और अगर 67% वोटर्स अगर वहाँ पे कहते हैं कि उनका जो है सरपंच के साथ या फिर किसी भी मेंबर के साथ अगर उनका अविश्वास मत अगर पास हो जाता है, तो वो सरपंच या फिर मेंबर वहाँ से हटा दिया जाता है। तो इसलिए वहाँ पे जवाबदेही तय करने के लिए ये जो पूरा बिल है इसको लेकर आया गया है। तो इसके अंतर्गत भी क्या है कि इसमें क्या है कि यदि जो भी मेंबर्स हैं अगर वो अपना कार्य निष्पादन करने में विफल रहते हैं, तो ग्राम सरपंचों और ब्लॉक स्तरीय पंचायत समितियों और जिला स्तरीय जिला परिषदों के सदस्य को वापस बुलाने का इसमें अनुमति दी गई है, ठीक है। और ये कब दी गई है, ये जब 1 वर्ष पूरा बीत जाएगा, ठीक है। अगर आज उनका इलेक्शन हुआ है, अगर आज वो इलेक्ट हुए हैं, तो 1 वर्ष बीतने के बाद ही ऐसा कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन या राइट टू रिकॉल वाला जो पूरा प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकता है केवल 1 साल बीतने के बाद ही। लेकिन अगर, ठीक है, अगर जैसे सेकंड में अगर उन्हें 67% वोट नहीं मिलता है और उनको नहीं हटाया जाता है, तो अगर दोबारा राइट टू रिकॉल का प्रोसेस अगर उन्हें स्टार्ट करना है, तो उसके लिए फिर से वो 1 साल का उन्हें टाइम पीरियड के बाद ही, वेट करने के बाद ही ये पूरा जो है प्रोसेस जो है दोबारा से लाया जा सकता है। तो इसमें ये लोगों को, तो जो सरपंच है या मेंबर्स हैं, उनको कार्य करने का पूरा मौका दिया जाएगा, उनको अपना पूरे अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही के लिए पूरा मौका दिया जाएगा, उन्हें अपने कार्य से लोगों का विश्वास जीतने के लिए पूरा मौका भी दिया जाएगा। तो ये 1 साल का टाइम पीरियड जो है वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसके लिए जैसे कि हमने कहा कि जो 50% मेंबर्स हैं, ठीक है, एक वार्ड या ग्राम सभा के 50% सदस्य को लिखित में देना होगा कि वे कार्यवाही शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। तो किसी भी ग्राम सभा के जो 50% सदस्य हैं उनको ये लिखित में देना होगा, या फिर जो 33% ऑफ वोटर्स हैं अगर वो भी देते हैं, तो भी ये जो पूरा प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ पे जो ग्राम सभा है उसके 50% सदस्य जो हैं उनको लिखित में देना होगा कि राइट टू रिकॉल का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया किया जा रहा है। और उसके बाद अंत में जो क्या होगा, अंत में एक सीक्रेट बैलेट से वो होगा जिसमें कि 2/3 मेंबर्स, मतलब कि करीब 67% मेंबर्स जो है उनको अगर वो भी किसी सरपंच या मेंबर्स के खिलाफ अगर वोट करते हैं, तो फिर उनको सरपंच या मेंबर को वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे वुमेन के रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जो पिछड़े वर्ग हैं उनके, उसमें जो वंचित वर्ग हैं उनको और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, और जो सरपंच है या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर्स की जवाबदेही को तय करने के लिए ये पूरा बिल लेकर आया गया है।
ठीक है, तो ये हमने पूरा इसको समझ लिया है। अब इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन हमारा और बनता है जिसको कि हम डिस्कस यहाँ पर कर लेंगे। तो वो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन राइट टू रिकॉल, हाउ कैन इट हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग इंडियन डेमोक्रेसी। राइट टू रिकॉल की व्याख्या करें, यह भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में कैसे मदद कर सकता है। अब हम इस पर पूरी चर्चा यहाँ पर कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर राइट टू रिकॉल होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कि राइट टू रिकॉल जो है इंडिया में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही सालों से चला आ रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या मुद्दे इन्वॉल्व हैं, क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं, और अंत में हम इसमें वे फॉरवर्ड देखेंगे कि आगे आखिर इसमें क्या किया जा सकता है, इसको किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम राइट टू रिकॉल की बात करें तो राइट टू रिकॉल क्या होता है, ये एक ऐसा कानून है जो कि यहाँ पे जो नागरिक हैं, ठीक है, वहाँ के हरियाणा के जो नागरिक हैं, अगर हरियाणा में इंट्रोड्यूस किया गया है तो हरियाणा के जो नागरिक हैं उनको ये एक अधिकार दिया गया है कि वो जितने भी उनके प्रतिनिधि हैं, जिनको वो चूज़ करके लेकर आए हैं, इलेक्शन में उन्होंने जिता के लाए हैं, तो उनके कार्यकाल के पूरा होने के पहले वो अनुमति देता है उनको कि अपने प्रतिनिधि के कार्यकाल को पूरा होने के पहले ही वो उनको हटा सकते हैं या फिर बदल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो पूरे जो सरपंच हैं और जो वहाँ के मेंबर्स हैं, उनकी एक जवाबदेही को पूरी तरीके से तय करने के लिए पूरा बिल लाया गया है। और राइट टू रिकॉल से जो है जवाबदेही तो तय होती ही होती है, क्योंकि लोगों में एक पूरा फियर होता है कि उनको किसी भी समय जो है हटा दिया जा सकता है। तो इसलिए एक राइट टू रिकॉल क्या है, तो राइट टू रिकॉल की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा कानून है जो नागरिकों को कार्यकाल की समाप्ति से पहले अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को बदलने या हटाने की अनुमति देता है। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, राइट टू रिकॉल की पूरी हिस्ट्री की बात करें तो ये बहुत ही पुराना, बहुत ही सालों से चला आ रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें वैदिक टाइम्स में जो है राजधर्म हुआ करता था, जहाँ पे कि किंग्स जितने भी राजा महाराजा होते थे उनको हटा दिया जाता था अगर वो अपना कार्य पूरी तरीके से अच्छे से नहीं कर सकते थे, या फिर अगर वो उनके अप्रभावी शासन के कारण जो है उनको उनकी राजगद्दी से हटा दिया जाता था। इसके साथ हम देखते हैं उसके बाद अगर हम और मॉडर्न टाइम्स में आए तो एम एन रॉय जो है उन्होंने 1944 में जो है उन्होंने बात की थी कि डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिवोल्यूशन ऑफ गवर्नेंस की, ठीक है, शासन के विकेंद्रीकरण की बात की थी और विचलन की वकालत की थी, जिसका कि एक अहम रोल किसमें है, वो राइट टू रिकॉल का इसमें एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ अगर हम सोमनाथ चटर्जी का देखें तो जो कि पहले जो है वो स्पीकर भी रह चुके हैं लोकसभा के, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जो है राइट टू रिकॉल जो है इसको एक ये जो है जितने भी प्रतिनिधित्व हैं, ठीक है, जितने भी प्रतिनिधित्व हैं उनकी जवाबदेही को ये तय करता है। तो उसके लिए राइट टू रिकॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की बात करें 1951 की, तो इसमें डायरेक्टली तो राइट टू रिकॉल की कोई बात नहीं कही गई थी, लेकिन ये उसमें कहा गया था कि कुछ सर्टेन ऑफेंस है, कुछ ऐसे आपराधिक मामले हैं जिसके अगर कोई भी व्यक्ति जो है उसमें इन्वॉल्व होता है तो उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। तो इसमें डायरेक्टली तो नहीं राइट टू रिकॉल का कोई भी मुद्दा इसमें लेकर आया गया है, लेकिन इनडायरेक्टली जो है अगर कोई भी सर्टेन ऑफेंस है, कुछ आपराधिक मामले ऐसे हैं जिससे कि उस सीट पर बैठे हुए इंसान को या व्यक्ति को वहाँ से हटा दिया जाता है उसकी पोजीशन से। इसके बाद अगर हम देखें तो 2016 में, ठीक है, 2016 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आ गई थी तो 2016 में जो है वरुण गांधी जी ने एक बिल पेश किया था जिसमें कि राइट टू रिकॉल की बात की गई थी। तो उन्होंने एक पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया था जिसमें कि राइट टू रिकॉल की बात कही गई थी। और राइट टू रिकॉल जो है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट बहुत सारी लोकल बॉडीज़ में कर रहा है, जो कि स्थानीय निकाय हैं, वहाँ पे जो राइट टू रिकॉल है वो अभी भी एट प्रेजेंट भी मौजूद है। जैसे कि बिहार है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव होते हैं यहाँ पे आज भी राइट टू रिकॉल को जो है मान्यता दी गई है। इसी के साथ साथ अभी जैसे कि हमने पिछले बात की कि हरियाणा जो असेंबली है वहाँ पर जो है राइट टू रिकॉल बिल को पास किया गया है, जिसमें कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स या फिर सरपंच को उनके कार्यकाल के पहले हटाने की नागरिकों को अनुमति दी गई है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं राइट टू रिकॉल के। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी तय करता है, जवाबदेही तय करता है। जो भी व्यक्ति चुनकर आया गया है तो उनका कार्य कैसा है, वो अपना कार्य पूरी तरीके से कर रहे हैं, वो क्या कार्य कर रहे हैं, वो क्या कार्य नहीं कर रहे हैं, तो हर तरीके से उनकी जवाबदेही को तय करता है राइट टू रिकॉल। क्योंकि उनके मन में एक डर होता है कि अगर वो अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी तरीके से नहीं करेंगे, जो
उनका कार्य है अगर वो पूरी अच्छे से नहीं करेंगे, या फिर अगर वो कुछ गलत काम करते हैं तो उनको जो है उनके खिलाफ जो है एक राइट टू रिकॉल का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जा सकता है। तो इसलिए ये जो पूरा राइट टू रिकॉल का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो है जितने भी प्रतिनिधित्व होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी या फिर जवाबदेही को तय करता है। इसके बाद हम देखेंगे इट रिड्यूसेस करप्शन, भ्रष्टाचार को बहुत ज़्यादा कम करता है, क्योंकि उनके अंदर एक डर होता है कि अगर वो किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए तो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, वो उनके खिलाफ जो है राइट टू रिकॉल का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। रिड्यूसेस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति में आपके अपराधीकरण को कम करता है कि नागरिक जो है अगर उनको दिखता है कि बहुत ज़्यादा जो है जो क्रिमिनल्स हैं वो चुन के आ रहे हैं, तो वो जो है वो उस व्यक्ति के खिलाफ, जो क्रिमिनल है उसके खिलाफ जो है पूरा राइट टू रिकॉल का प्रोसेस लेकर आ सकते हैं। तो ये एक लाभ है जो कि पूरी जो पॉलिटिक्स है, या फिर हम जो कह सकते हैं कि ये जो पॉलिटिशियन वाली जो लॉबी है, इसको साफ़ करने के लिए, यहाँ से गंदगी को साफ़ करने के लिए, यहाँ पे से क्रिमिनल्स को हटाने के लिए जो राइट टू रिकॉल का जो प्रोसेस है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। रिड्यूसेस मिसयूज़ ऑफ पावर, शक्ति का दुरुपयोग कम करता है। जैसे कि कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो अगर पूर्ण बहुमत से आती है तो उसके जो मेंबर्स होते हैं वो कई बार जो अपनी पावर को जो मिसयूज़ करने लगते हैं कि अब उन्हें 5 साल तक तो कोई भी नहीं हटा सकता है। तो उनकी पावर को कंट्रोल करने के लिए, उनकी पावर को मिसयूज़ ना होने देने के लिए भी राइट टू रिकॉल जो है वो एक बहुत ही अहम कदम है, जिससे कि लोग जो है वो डरते हैं और अपना कार्य जो है अच्छे से करते हैं, अपनी ड्यूटी जो है वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं, बिना करप्शन के परफॉर्म करते हैं, जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं उसमें लिप्त नहीं होते, और जो अपनी पावर का जो है उसका भी सदुपयोग करते हैं, वो दुरुपयोग नहीं करते हैं। वो जो वहाँ के जो नागरिक हैं उनके भलाई के लिए काम करते हैं अपनी पावर का यूज़ करने के लिए। एंजेंडर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में संलग्न। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को ये दर्शाता है कि अगर जो भी अगर नागरिक जो है अगर उनको चुन के लेकर आ सकते हैं किसी व्यक्ति को, किसी रिप्रेजेंटेटिव को, तो उनके पास उनको हटाने का भी अधिकार है। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हमारे और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को भी ये इंश्योर करता है, क्योंकि अगर लोगों को लगता है कि जो है स्वतः फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, तो अगर उनको लगता है कि कोई व्यक्ति जो है वो गलत तरीके से चुन के आया है, तो वो उसके खिलाफ जो है राइट टू रिकॉल का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कब स्टार्ट हो सकता है? ये 1 साल के ख़त्म होने के बाद ही स्टार्ट हो सकता है। फोर्सेस रिप्रेजेंटेटिव्स टू कीप देयर प्रोमिसेस, प्रतिनिधियों को अपने वादे पूरे करने पर जोर देता है। तो क्योंकि अगर अपने वादे पूरे नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है उसमें तो जितने भी जो लड़ते हैं चुनाव, वो बहुत ही लंबी लंबी बातें करते हैं, कि बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि अगर हम पावर में आएंगे तो हम ऐसा कर देंगे, हम यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस करेंगे, हम यहाँ पर पुल बनाएंगे, यहाँ पर हम रोड बनाएंगे, यहाँ पर हम पानी की सुविधा देंगे। लेकिन कई बार हमने देखा है कि वो जब चुनकर आ जाते हैं तो अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं करते हैं। तो अगर राइट टू रिकॉल का प्रोसेस यहाँ पर होगा, अगर राइट टू रिकॉल का प्रोविजन यहाँ पर होगा, तो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव जो चुन के आए हैं वो अपने प्रोमिसेस को भी पूरा करने पर जोर देंगे। नहीं तो उनको पता है कि उनके खिलाफ जो है राइट टू रिकॉल का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकता है। तो इसके साथ बहुत सारे जो है मुद्दे या फिर इश्यूज भी जुड़े हुए हैं, कि इसके जो डिसएडवांटेजेस हम कुछ यहाँ पर देखेंगे कि आखिर राइट टू रिकॉल के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंक्रीज फाइनेंशियल बर्डन, आर्थिक बोझ पड़ता है। अगर बार बार जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है बदल ही दिया जाए, या फिर उनके खिलाफ जो है राइट टू रिकॉल का प्रोसेस लेकर आया जाए, उनको बार बार बदल दिया जाए, तो बार बार क्या होता है, चुनाव कराना पड़ेगा। अगर बार बार चुनाव कराना पड़ेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है पैसा लगता है, मैन पावर लगती है, तो जो कि आर्थिक बोझ जो है एक्सचेकर पे, इलेक्शन कमीशन का काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आर्थिक बोझ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एक्सचेकर का, क्योंकि बार बार इलेक्शन कराने में बहुत ही ज़्यादा पैसा जो है वो लगता है। तो वो एक पूरी जो है
एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हमें मिल पाएगी। और बार बार जो है एक बहुत ही ज़्यादा जो क्योस जो क्रिएट हो जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। पॉलिटिकल राइवलरी कई बार होता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से भी जो है कुछ लोग जो है कुछ जो वहाँ के सिटीजन्स को पैसे दे के या फिर किसी भी तरीका से प्रलोभन दे के किसी दूसरी पार्टी के मेंबर के खिलाफ जो है वो राइट टू रिकॉल प्रोसेस का इनिशिएट कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल राइवलरी का भी यहाँ पे मिसयूज़ हो सकता है, तो उसका भी लोग लाभ उठा सकते हैं। अपनी जो प्रतिद्वंदिता है का है उसका लाभ उठा के भी किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है राइट टू रिकॉल का प्रोसेस लेकर आ सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स आर इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बीइंग रिकॉल्ड। ठीक है, प्रतिनिधि जो है वो अब उनको उनके मन में हमेशा डर रहेगा कि अगर उन्होंने काम नहीं किया या फिर कोई भी उनसे गलती हो गई तो वो क्या है, तो उनको वापस बुला लिया जाएगा, उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा, उनको वहाँ से बदल दिया जाएगा। तो एक कांस्टेंट फियर में वो लोग जो अपना काम है वो पूरी तरीके से अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक इसमें बहुत ही बड़ा मुद्दा जो है वो इन्वॉल्व है। पॉपुलिस्ट मेजर्स को लोक लुभावन उपाय जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्या करेंगे जितने भी जो प्रतिनिधि चुन के आ गए हैं वो अब अगर कुछ भी अगर काम करते हैं, अगर गलत काम करते हैं तो वो लोगों को जो है बहुत सारे जो है फ्री में चीज़ें दे सकते हैं, गुडीज़ दे सकते हैं, या फिर जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं लोक लुभावन उपाय जो है वो करके जो है लोगों को जो है वो लुभा सकते हैं। तो इसकी वजह से भी जो है बहुत सारा जो है जो पैसा जो है वो कंस्ट्रक्टिव वर्क में जो खर्च हो सकता है वो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव वर्क में ना खर्च होके वो पॉपुलिस्ट मेजर्स में ज़्यादा खर्च होगा। तो ये भी यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इशू जो है वो इन्वॉल्व है। नेक्स्ट इसमें हैम्पर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, लंबी अवधि का विकास योजनाओं में बाधा आ सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों के डर में जो लोगों के मन में जब डर रहेगा कि हमें कभी भी बुला दिया जा सकता है तो एक उनके मन में एक अस्थिरता रहेगी, जिसकी वजह से जो है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे। अगर 1 साल के बाद किसी को हटा दिया जाता है, फिर कोई और आदमी चुन के आता है, फिर 1 साल बाद उसको भी हटा दिया जाता है, फिर तीसरा आदमी चुन के आता है, तो इस तरीके से वो किसी भी क्षेत्र का अगर हम लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की बात करें तो वो हो ही नहीं पाएगा। तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान्स जो है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा ये हैम्पर करता है। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आगे का रास्ता है? तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, उचित विधान लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे जितने भी इसके लूप होल्स हैं उसको एड्रेस करने की बहुत ही ज़्यादा हमें ज़रूरत है, ताकि अगर ये प्रोसेस को अगर लेकर आया जाए तो ये हमारी डेमोक्रेसी को, हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन करे, ना कि और ज़्यादा अंदर से खोखला कर दे। ये ऐसा ना हो कि जो वहाँ पे एक बार बार जो है लोगों को हटाया जा रहा है और चुन के लेकर आया जा रहा है, फिर हटाया जा रहा है, फिर चुन के लेकर आया जा रहा है, पॉलिटिकल राइवलरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इसकी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक प्रॉपर लेजिस्लेशन की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। एंश्योर्स दैट द रिकॉल प्रोसेस इज़ नॉट फ्रिवोलस। ठीक है, एक ये सुनिश्चित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो रिकॉल प्रोसेस को लेकर आया जा रहा है वो उसकी एक बुरी मंशा नहीं है, वो एक कंस्ट्रक्टिव लोगों के भलाई के लिए ही वो पूरा जो रिकॉल प्रोसेस है वो लेकर आया जा रहा है। एक स्ट्रेंथ आरटीआई को अगर हम मजबूत कर दें तो ऐसे ही जो पंचायत जो सरपंच हैं या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर्स हैं उनकी जवाबदेही को हम तय कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास आरटीआई एक ऐसा टूल है, आरटीआई का मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक ऐसा टूल है जिससे कि हम जवाबदेही लोगों की सुनिश्चित कर सकते हैं। और राइट टू रिकॉल के जैसे चीज़ों को लाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसी चीज़ों को लेकर आएँ जिससे कि बहुत ज़्यादा क्योस हो, जिससे कि एक्सचेकर पे फाइनेंशियल बर्डन बढ़े, जिससे कि मैन पावर के और टाइम मनी सब वेस्ट जो होता है इलेक्शन प्रोसेस में, तो वो चीज़ उससे हम बच सकते हैं। मोर ओवर अगर एमपी के लिए, एमएलए के लिए अगर ऐसा राइट टू रिकॉल जो है ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें क्यों है? क्योंकि उन लोगों के पास तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कोई पावर नहीं होती। तो अगर आपको राइट टू रिकॉल पहले लाना है तो वो एमपी एमएलए के लिए लाना पड़ेगा, जिनको कि हाथ में ज़्यादा पावर होती है, जो कि बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ पहले लानी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आरटीआई एक ऐसा टूल है हमारे पास जिससे
जिससे कि हम जो हमारे प्रतिनिधित्व हैं उनकी हम जवाबदेही को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इससे स्ट्रेंथ हम आरटीआई को भी स्ट्रेंथन करके हम जो सरपंच है या फिर मेंबर्स हैं उनकी जवाबदेही को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरा पढ़ लिया है। एक और क्वेश्चन पेपर नंबर 2 से एक क्वेश्चन था। अब हम पेपर नंबर 3 की तरफ पढ़ेंगे और क्वेश्चन है, हाउ डज मिनिमम सपोर्ट प्राइस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम, व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व विद इट। किसानों की आय बढ़ाने में न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मदद करता है, इसमें क्या मुद्दे शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इससे फार्मर्स को क्या क्या लाभ होता है, फार्मर्स की इनकम को ये कैसे बढ़ा सकता है, और फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या जो चैलेंजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं एमएसपी में, या फिर क्या क्या बहुत ज़्यादा इश्यूज जो आते हैं उसको एमएसपी को इम्प्लीमेंट करने में। ये सारे मुद्दे हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है, और उसमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर इसको तय कौन करता है। तो इसको तय कौन करता है, इसको रिकमेंड कौन करता है, वो करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये जो है इसको रिकमेंड करती है। और इसको अनुमोदित कौन करता है, इसको अनुमोदित करती है कैबिनेट समिति। किस पे, आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति होती है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अनुमोदित करता है। तो आखिर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हमारी जो सरकार है वो बहुत सारी फसलें हैं जिसके लिए न्यूनतम मूल्य जो है वो निर्धारित करती है। और ये कब निर्धारित करती है, ये बुआई के पहले निर्धारित करती है। बुआई के पहले निर्धारित करती है, इसका मतलब ये है कि ये साल में 2 बार इस जो एमएसपी जो है उसको तय करती है, एक राबी क्रॉप के पहले और एक खरीफ क्रॉप्स के बुआई के पहले। ठीक है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप की बुआई के पहले इसको डिक्लेयर किया जाता है। तो ये क्या कहते हैं, इसमें सरकार जो है वो बहुत सारी फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य जो है वो तय करती है। और इसमें कहती है कि इसका मतलब क्या है कि अगर जो भी कोई हमारे जो किसान भाई है, अगर उनकी फसल का अगर मंडी में, ठीक है, जो मंडी होती है, जो एपीएमसी मंडी होती है, अगर वहाँ पर उनको जो एमएसपी से अगर उन्हें कम प्राइस मिल रहा है तो वो वहाँ ना बेच के वो डायरेक्ट सरकार को अपनी जो है फसल बेच सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एमएसपी होता है ये किसानों के लिए एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है कि अगर उनकी जो फसल है अगर उसका उन्हें कम दाम मिल रहा है बाज़ार में तो वो डायरेक्ट अपनी फसल को सरकार को बेच सकते हैं। तो इसलिए कि इंश्योरेंस की तरह काम करता है। और ये कब डिक्लेयर किया जाता है, जैसे कि हमने बात की, ये सोइंग के पहले, ठीक है, बुआई के समय इसको घोषित किया जाता है। और अगर हम प्रेजेंटली बात करें, अगर हम फिलहाल की बात करें तो ये 23 क्रॉप के लिए इसको डिक्लेयर किया जाता है। वर्तमान में 23 फसलों के लिए इसे घोषित किया जाता है। और ये बहुत सारी जैसे फसलें होती हैं, जैसे कि क्या हो गई, वीट हो गई, राइस है, ठीक है, गेहूं है, धान है। उसके बाद बहुत सारे पल्सेस हैं, ठीक है, पल्सेस मतलब होते हैं दालें, जैसे कि अरहर की दाल है, अरहर को हम तूर भी कहते हैं, अरहर की दाल है, और मसूर की दाल है, उड़द की दाल है। बहुत सारे ऑयल सीड्स हैं, ठीक है, ऑयल सीड्स के लिए भी इसे डिक्लेयर किया जाता है, जैसे कि सनफ्लावर हो गया, और सनफ्लावर है। और इसके साथ साथ बहुत सारे कैश क्रॉप्स होते हैं जो कि जिसको हम नकदी फसल कहते हैं, जूट हो गया, इन सब के लिए भी इसको एमएसपी को डिक्लेयर किया जाता है। तो ये जो है एमएसपी क्या है, ये एक न्यूनतम मूल्य है जो कि अगर सरकार कहती है कि अगर किसान भाई को अगर वहाँ पर मंडी में या फिर मार्केट में अगर उनको उचित मूल्य नहीं मिलता है तो वो इस न्यूनतम मूल्य पे अपनी फसल को सरकार को डायरेक्ट जो है वो बेच सकते हैं, और सरकार जो है इस फसल को उस रेट पे न्यूनतम मूल्य पे खरीदने के लिए बाध्य होती है। ठीक है, तो ये हमने बात की एमएसपी की। अब ये फार्मर्स की मदद कैसे करता है, ये किसानों की मदद कैसे करता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि आखिर जो एमएसपी है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसको सरकार आखिर क्यों डिक्लेयर करती है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण क्या है कि इससे जो
किसान को कई बार होता है अपनी मजबूरी में जो है फसल को बेचना पड़ता है, जैसे कि अभी उनके पास वेयर हाउसेस की प्रॉब्लम नहीं है, स्टोरेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और उनको जो खरीफ क्रॉप है और राबी क्रॉप है उसको बुआई के उसको बोने के लिए जो है बहुत ही कम समय मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो लोग अपना उनको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है अगले सीज़न के लिए, जो सीड्स हैं उसको बोने के लिए, वहाँ पे खेत को तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या करते हैं, वो लोकल मार्केट में कई बार जो है अपनी फसल को बेच देते हैं। तो इस तरीके से जो डिस्ट्रेस सेल होती हैं, ठीक है, जो मजबूरी में कई बार जो किसान जो है अपनी फसल को बेच देते हैं, तो उससे बचाने के लिए जो है एमएसपी को डिक्लेयर किया जाता है, जिससे कि उन्हें पता हो कि जो एमएसपी पे, ठीक है, उनको उनकी जो फसल है उसका उचित दाम मिल सकता है, और वो अगर मंडी में जाएं या फिर वो सरकार को डायरेक्ट जो है अपनी फसल बेच सकते हैं। तो इस वजह से जो है एमएसपी को डिक्लेयर किया जाता है। दूसरा कारण क्या है एमएसपी को डिक्लेयर करने का? दूसरा कारण इस एमएसपी को डिक्लेयर करने का ये है कि जो हमारी सरकार होती है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, पब्लिक जो राशन शॉप है उसके द्वारा जो लोगों को सब्सिडाइज रेट पे बहुत सारा जो है धान और गेहूं जो है वो उपलब्ध कराती है। तो उसके भंडारण के लिए सरकार जो है डायरेक्ट जो है किसान से एमएसपी पे बहुत सारा जो है उनके फसल को खरीद लेती है। तो इसलिए भी एमएसपी को जो है सरकार डिक्लेयर करती है। और तीसरा इसका कारण ये है कि अगर बाज़ार में, ठीक है, अगर बाज़ार में अगर बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं या फिर जो रिटेलर्स हैं, अगर कई बार वो जो क्या करते हैं वो फसल को होल्ड कर लेते हैं, ब्लैक मार्केट करते हैं, तो उससे जो हम जैसे आम लोग हैं उससे जो प्राइस की वेरिएबिलिटी से बचाने के लिए जो है, और तब उसके लिए भी सरकार जो है एमएसपी को डिक्लेयर करती है, ताकि इसके जो प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। तो ये कई कारण हैं जिससे के कारण कि एमएसपी को डिक्लेयर किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर ये किसानों की मदद कैसे करता है। तो जैसा कि हमने बात की कि एक ये इंश्योरेंस की तरह काम करता है, कि अगर उनकी फसल जो है वो कहीं पर कम दाम में मिल रही है तो सरकार उनसे न्यूनतम मूल्य पे खरीद लेगी। तो इसलिए जो उनकी जो फसल का उन्हें रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलता है, एक लाभप्रद कीमत मिलती है, एक अच्छी उचित मूल्य उनकी फसल का उनको किसानों को मिलता है। तो इस तरीके से ये जो किसानों की जो इनकम है उसको बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का विविधीकरण इससे बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमने बात की कि 23 क्रॉप्स के लिए इसको डिक्लेयर किया जाता है। तो जो हमारे जो फार्मर्स हैं वो केवल वीट और राइस को ना उगा के बहुत सारे कैश क्रॉप्स के भी, ऑयल सीड्स के लिए भी, पल्सेस के लिए भी उनके पास ऑप्शंस है, जिसके लिए एमएसपी डिक्लेयर होता है, और वो उसके बाद उन अपनी जो फसल उगा रहे हैं उसमें वो और ज़्यादा विविधता ला सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिवेंट्स डिस्ट्रेस सेल, ठीक है, प्रिवेंट्स जैसे मजबूरन बिक्री को रोकता है। जैसे कि हमने पीछे बात की है कि जो कई बार जो है किसान को अपना जो सामान होता है, अपनी फसल जो होता है वो लोकल मार्केट में बेचना पड़ता है, तो उससे बचाने के लिए एमएसपी को डिक्लेयर किया जाता है। और जो किसान भाई हैं, अगर उनको अब उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है एपीएमसी मंडी में, या फिर अगर लोकल मार्केट में उनको कम दाम मिलता है, तो वो डायरेक्ट जो है सरकार को अपनी फसल बेच सकते हैं। हेल्प्स फार्मर इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन, किसानों को सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। किसानों को पता है कि किस फसल का क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य है, क्योंकि ये बुआई के पहले ही डिक्लेयर हो जाता है। तो वो उस हिसाब से अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपनी जो उनकी ज़मीन है उसकी जो मिट्टी की उर्वरकता को देखते हुए वो कोई भी फसल उगा सकते हैं। तो उनके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है वो अपना ले सकते हैं कि उनको किस तरह की फसल को उगाना है, जिससे कि उनको उनकी फसल का अच्छे से अच्छा मूल्य मिल सके। बेंचमार्क फॉर प्राइवेट बायर्स, निजी खरीदारों के लिए एक बेंचमार्क कीमत होती है। क्योंकि उनको पता है, जो प्राइवेट बायर्स हैं, कि एमएसपी जो है कम
से कम उनको इतना पे तो खरीदना ही पड़ेगा, नहीं तो किसान भाई जो है वो अपनी फसल जो है डायरेक्ट सरकार को बेच देंगे। तो इस तरीके से जो एमएसपी है वो फार्मर्स की मदद करता है ताकि उनको उचित मूल्य मिल सके, वो अपने फसल को कौन सी फसल उगानी है वो इसका निर्णय खुद से ले सकें। तो इस तरीके से ये जो एमएसपी है पूरा किसानों की मदद करता है। तो इसके साथ साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या मुद्दे इसमें इन्वॉल्व हैं, अब हम एक नज़र उस पर डालेंगे। पहला मुद्दा क्या है कि ये जो एमएसपी जो है ये कुछ ही क्रॉप्स तक सीमित है। जैसे कि हमने बात की कि केवल 23 क्रॉप तक ही ये सीमित है और ये कुछ ही स्टेट्स में इसका जो है एमएसपी का ज़्यादा लाभ मिलता है। जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, इन वाले जो एरियाज़ हैं यहीं से सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो वीट और गेहूँ, ठीक है, गेहूँ और जो धान है उसका ज़्यादा से ज़्यादा भंडारण करती है। अपने जो एफसीआई के जो वेयर हाउसेस होते हैं, जो भी जो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका जो भंडारण करते हैं पीडीएस में बांटने के लिए, वो कुछ ही क्षेत्रों से ज़्यादा वो भंडारण करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही फ्यू क्रॉप्स और कुछ ही स्टेट्स तक इनका लाभ जो है वो पहुंच पाता है। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ पे तो इनका लाभ पहुंचता ही नहीं है। एमएसपी जो है वहाँ पे बहुत ही मतलब कि एमएसपी तो वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं होता कि एमएसपी जैसी चीज़ें भी होती हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये कुछ ही क्रॉप्स और कुछ ही स्टेट्स तक इसका लाभ जो है वो सीमित है। नेक्स्ट इज डिस्टॉर्टेड क्रॉपिंग पैटर्न, विकृत फसल पैटर्न है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार क्या खरीदती है, वो गेहूं और धान खरीदती है। तो जो किसान भाई होते हैं उनको लगता है कि हम लोग अगर गेहूं और धान उगाएंगे तो सरकार हमसे ये खरीद लेगी, हमें वापस से मंडी में जाके बिचौलियों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा अपना सामान बेचने के लिए। तो इस वजह से जो है एक क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो पूरा विकृत हो जाता है, फसल का पैटर्न बहुत ही ज़्यादा विकृत हो जाता है। क्योंकि जितने भी किसान होते हैं वो सोचते हैं उनको आसानी पड़ती है गेहूं और धान को बेचने में सरकार को, तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है गेहूं और धान को ही उगाते हैं, जिससे कि हम देखते हैं कि जो गेहूं और चावल है उसका बहुत ही ज़्यादा अधिक उत्पादन होता है इंडिया में। और इसी की वजह से जो है उनका इतना ज़्यादा उत्पादन होता है, और जब वो सरकार के पास लेके जाते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के पास लेके जाते हैं, तो उन्हें वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदना भी पड़ता है, जिसकी वजह से जो सरकार के पास जो भंडारण जो होता है वो बहुत ज़्यादा गेहूँ और धान का भंडारण कर तो लेते हैं, लेकिन उनके पास रखने की जगह नहीं होती। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, वेयर हाउसेस नहीं है, जिसकी वजह से जो हम हर साल देखते हैं कि बहुत सारे जो अनाज हैं वो सड़ जाते हैं। तो यहाँ पे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है, जिसके कारण जो है यहाँ पे एमएसपी की वजह से बहुत सारे हमें प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई क्या करते हैं, वो गेहूं और धान को ही उगाने में उनको ज़्यादा लगता है कि ये ही आसानी से बिक सकता है। डिले इन द अनाउंसमेंट ऑफ एमएसपी, कई बार जो एमएसपी की सरकार जो है घोषणा वो बहुत देर से करती है, और जो किसान जो है वो उससे पहले ही अपनी फसल की बुआई कर चुके होते हैं, तो उनको उनका जो डिसीजन है उसको लेने में मदद नहीं मिल पाती। वो लोग एक इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाते बुआई के पहले। बर्डन ऑन एक्सचेकर, ठीक है, राजकोष पर बोझ पड़ता है, क्योंकि जो एमएसपी होता है ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से सब्सिडी ही है, ठीक है, ये एक तरीके से सब्सिडी है, कैश सब्सिडी है। तो इस वजह से जो है एक्सचेकर है उस पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। क्योंकि अगर 100 किसान हैं, अगर उसमें से 90 किसान अगर वीट और राइस उगा के लेके जा रहे हैं और सरकार सबको खरीद लेती है, तो इससे क्या होगा, इस पे एक्सचेकर पे बहुत ही ज़्यादा बोझ बढ़ता है। वोट बैंक पॉलिटिक्स, ठीक है, इसमें वोट बैंक की राजनीति बहुत होती है। कई बार होता है कि कुछ फसल पे जो है एमएसपी को बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि जो किसान का जो वोट उनको मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन वाले ईयर में बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि एमएसपी को बढ़ा दिया गया है, और जिसके कारण, ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, इससे इन्फ्लेशन भी हो सकता है। क्योंकि एमएसपी अगर ज़्यादा है और अगर एपीएमसी मंडी में उनका दाम, उनकी जो
फसल है अगर एमएसपी पे बेच रहे हैं, एमएसपी बहुत ज़्यादा है, तो फिर रिटेल मार्केट में उसका प्राइस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि इन्फ्लेशन जैसी हमें स्थिति भी देखने को मिलती है। इन्फ्लेशन को कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, तो अगर फसलों की कीमतें बढ़ जाएंगी तो इन्फ्लेशन भी जाहिर सी बात है वो बढ़ जाएगा। तो इसमें इन्फ्लेशन पॉइंट भी हम और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस, पोषण संबंधी असंतुलन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि वीट और राइस का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है और पल्सेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। पल्सेस में जो कि इंडिया में अधिकतर लोग जो हैं वेजिटेरियन हैं और उनके प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो जो पल्सेस होते हैं उसकी फसल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो यहाँ पे ये न्यूट्रिशन इम्बैलेंसेस को भी जन्म देता है। अनबैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, असंतुलित क्षेत्रीय विकास, जैसा कि हमने बात की कि कुछ ही क्षेत्र से ज़्यादा भंडारण किया जाता है, तो वहाँ तो जहाँ से सरकार जो है डायरेक्ट किसानों से खरीद रही है, बड़े बड़े किसानों से खरीद रही है, वहाँ वाले क्षेत्र जो है वहाँ पे तो जो कृषि है वो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होती है। लेकिन जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं या फिर जो सदर्न स्टेट्स हैं जहाँ से कि भंडारण कम होता है, तो वहाँ पे एक अनबैलेंस्ड हमें रीजनल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। वहाँ पे जो किसानों की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, जो कि हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है। जैसा कि हम देखते हैं कि विदर्भा रीजन है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में कितने सारे जो फार्मर्स हैं वो सुसाइड कर लेते हैं हर साल। तो वो वाली उनकी कंडीशंस बहुत ही बेकार है, बहुत ही अच्छी नहीं है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स के। तो ये एक अनबैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को भी जन्म देता है एमएसपी। तो इसमें आखिर हम क्या क्या कर सकते हैं एमएसपी, ताकि लोगों को ताकि फार्मर्स को और ज़्यादा उनकी जो बेहतर बनाई जाए उनकी कंडीशन, उसके लिए और क्या क्या कर सकते हैं, एकदम से हम उस पर डालेंगे। तो एक है टाइमली अनाउंसमेंट ऑफ एमएसपी। ठीक है, एमएसपी का जो है समयबद्ध घोषणा होनी चाहिए कि बुआई के पहले ज़रूरी है कि इसकी घोषणा कर दी जाए, ताकि जितने भी किसान हैं वो अपने उस हिसाब से कि उनको किस तरीके से उनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होंगे, आर्थिक बेनिफिट्स क्या होंगे, उसको देखते हुए वो अपनी फसल को उगाएं। नेक्स्ट इज एमएस स्वामीनाथन कमेटी ने क्या कहा है कि जितनी भी लागत आएगी फसल को उगाने में, उससे +50%, ठीक है, उतना एमएसपी जो है वो होना चाहिए और ये उनको मिलना चाहिए, जिससे कि जो फार्मर्स की इनकम है उसकी आय को हम बढ़ा सकें। नेक्स्ट इज प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट। ठीक है, एमएसपी और बाजार मूल्य के अंतर का भुगतान करना चाहिए फार्मर्स को, ताकि जो एक्सचेकर पे जो बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ रहा है सब्सिडी का या फिर एमएसपी, जब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जब वो गेहूं और चावल खरीदे हैं, तो उसके बर्डन के एक्सचेकर के जो फाइनेंशियल बर्डन, जो आर्थिक बोझ जो बढ़ रहा है, उसको कम किया जा सके। इसके लिए ज़रूरी है कि बाज़ार में जिस दाम पे बिक रहा है उनकी फसल, फार्मर्स की फसल, और जो एमएसपी है, इसके बीच के अंतर का ही भुगतान केवल जो है उसको किया जाए, किसान भाइयों को किया जाए। इसके बाद नीति आयोग जो है, नीति आयोग कहता है कि जो पेरिशेबल आइटम्स है, पेरिशेबल आइटम्स क्या होते हैं, जो कि जल्दी से सड़ने गलने लगते हैं, जैसे कि फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फल सब्जियां हैं, ये सब पेरिशेबल आइटम्स पे आते हैं। तो इनके लिए भी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है इसकी घोषणा करनी चाहिए, ये नीति आयोग ने कहा है। और रिसेंटली केरला ऐसा पहला देश बन गया है जिसने कि सब्जियों के लिए भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है। ठीक है, केरल सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि अभिजीत सेन कमेटी जो है, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि जो एमएसपी है इसमें पैन इंडिया इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अभिजीत सेन कमेटी क्या कहती है कि जो एमएसपी है इसका अखिल भारतीय कार्यान्वयन होना चाहिए और ये सभी फसलों के लिए तय करना चाहिए। जो अभी 23 फसलों के लिए तय किया जाता है, इससे ना करके ये जितनी भी फसल हैं सबके लिए तय करना चाहिए, ताकि किसानों की आय को हम और ज़्यादा बढ़ा सकें। ठीक है, इसमें अगर हम एक मुद्दा और हम यहाँ पे एक मुद्दा यहाँ पे मैं बताना भूल गई थी, जो चैलेंजेस हैं उसमें क्या है कि एक शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट आई थी। ठीक है, शांता
कुमार कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2015 में। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि केवल 6% फार्मर्स, टू बी वेरी प्रिसाइज क्या है 5.8% फार्मर्स ही ऐसे हैं जो कि एमएसपी का फ़ायदा ले पाते हैं। केवल 5.8% फार्मर्स ही ऐसे हैं जो कि किसी भी सरकारी निकाय को अपनी फसल जाके बेच पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि एमएसपी डिक्लेयर तो हो गया, लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो फार्मर्स को नहीं मिल रहा है। तो इसका फार्मर्स को फ़ायदा देने के लिए भी एमएसपी के जो पूरा जो सिस्टम है उसको और हमें सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पेपर नंबर 4 के क्वेश्चन की, और क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमास इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाओं को हल करने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। तो इस क्वेश्चन को पूरा हम देख लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर एथिकल डिलेमा होता क्या है या फिर नैतिक दुविधा होती क्या है। तो ये जब कोई व्यक्ति निर्धारित ही नहीं कर पाता कि क्या करना सही है, क्योंकि उसे दो ऑप्शन के बीच में जो चुनाव करना होता है तो उसको बहुत ही मुश्किल लगता है कि कौन सा जो ऑप्शन है उसका चुनाव करें, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन जो है उसे बहुत ही उसे दोनों ही ऑप्शन जो है अपनी तरफ खींचते हैं, और वो उसलिए जो है वो बहुत ही डिलेमा में आता है, एक दुविधा में होती है उसके मन के अंदर कि कौन सा ऑप्शन जो है वो चूज़ करना सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो अगर आप कहीं पर एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर हैं, ठीक है, और वहाँ पे राशन शॉप पे बहुत सारे लोग आए हैं अपना अनाज खरीदने, लेकिन उनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप क्या उनको राशन देंगे या नहीं देंगे? तो ये एक नैतिक दुविधा है कि लोग भूखे हैं, उनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप क्या डिसीजन लेंगे कि आखिर उनको राशन उपलब्ध कराया जाए या नहीं कराया जाए। तो ये एक एथिकल डिलेमा है। तो इस तरीके से जब कोई व्यक्ति जो है वो किसी पब्लिक ऑफिस, जब पब्लिक सीट पर बैठता है, जब वो किसी हाई पोस्ट पर होता है, तो उसके पास भी बहुत सारे कई बार ऐसे सिचुएशन होते हैं, इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे कि उसे कोई डिसीजन लेना होता है, लेकिन वहाँ पर जो दोनों ऑप्शंस होते हैं उसके पास चुनाव करने के लिए, वो दोनों ही इतने उसे अट्रैक्ट करते हैं, इसे उसको लगता है कि दोनों को ही अप्रोच करना सही है, तो वो एक चुनाव करने में बहुत ही ज़्यादा जो है उसको मुश्किल होती है, और इसी को हम कहते हैं नैतिक दुविधा। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति ये निर्धारित करने में असक्षम होता है कि क्या करना सही है, तो वो जो होता है वो एथिकल डिलेमास होते हैं। इसमें कई बार होता है कि जो हम एथिकल डिलेमा ये भी हो सकता है कि जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को हम कई बार जो है अलग नहीं रख पाते, तो यहाँ पे ये भी एक एथिकल डिलेमा ही होता है। तो इसलिए हम बात करेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं, ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसको कि ध्यान में रख के जो है एक डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन और एक एफिशिएंट अपने काम कर एक कोई भी पब्लिक ऑफिसर जो है वो अपने काम को अच्छे से निभा सकता है, अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से कर सकता है। तो क्या क्या प्रक्रिया है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिमाग में रखने चाहिए, एक नज़र हम उस पर डाल लेंगे। तो सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो हमारे संवैधानिक सिद्धांत हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें भी कार्य करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आ गया है, जस्टिस, इक्वालिटी, समानता, जस्टिस, ठीक है, और इंटेग्रिटी और राइट टू लाइफ। तो ये सब जो आर्टिकल 21 है, इन सबको ही ध्यान में रख के जो है कोई भी डिसीजन को लेना चाहिए कि आपस में लोगों के बीच में जो है हारमनी बनी रहे, जो देश में जो है वो वहाँ पे शांति बरकरार रहे, इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए पूरी सोसाइटी में। तो उसको ध्यान में रख के हमें कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। रूल ऑफ लॉ, कानून का नियम, ठीक है, कानून हमारा क्या कहता है कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है, उसको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम अपना जो डिसीजन है वो हम और अच्छे से ले पाएंगे, और हम जो हमारा जो पर्सनल अगर हमारा कोई पर्सनल मोटिव अगर इन्वॉल्व है तो उसको हम सबसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक ऑब्जेक्टिव तरीके से अपना काम कर रहे हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया
है, संविधान में क्या कहा गया है, कानून में क्या कहा गया है, हम उसी के प्रिंसिपल से चल के अपने डिसीजन को और अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गांधीन फिलॉसफी, गांधीवादी दर्शन। ठीक है, गांधीवादी जैसे कि हम बात करते हैं कि जो गांधीवाद होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने डिसीजंस में बहुत ही ज़्यादा जो है जस्टिस इक्वालिटी बहुत ज़्यादा उसको जो है ऊपर रखते हैं। तो जैसे कि सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, सर्वोदय हो गया है, ट्रस्टीशिप को हम लोग बहुत ही ज़्यादा इसमें बढ़ावा दे करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने डिसीजंस को लेने में ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये हमें हेल्प कर सकती है कोई भी इफेक्टिव डिसीजन लेने में। देन फिर है यूटिलिटेरियनिज्म, ये उपयोगिता। ये यूटिलिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था। ठीक है, और इनका कहना था कि वो काम करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा पाए। तो इस प्रिंसिपल्स पे चल के भी हम अब कोई भी डिसीजन को ले सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सिद्धांत। बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं और वो बहुत सारे गाइडलाइन सेट करते हैं जिस पर कि चल के हम कोई भी इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि ILO द्वारा क्या कहा गया है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वुमेन के लिए क्या कहा गया है, चाइल्ड राइट्स के लिए क्या कहा गया है। तो इस तरीके से अगर हम जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उनकी गाइडलाइंस और उनकी प्रिंसिपल्स को फॉलो करके भी हम कोई भी डिसीजन लेकर अपने एथिकल डिलेमास को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। मॉरल आइडियलिज्म, नैतिक आदर्शवाद, जिसको कि हम इंट्यूशन भी कह सकते हैं कि जो भी वहाँ उस पब्लिक सीट पे बैठा हुआ है, जितने भी हमारे पब्लिक ऑफिसर्स हैं वो इतने कॉम्पिटेंट हैं कि वो क्या गलत है क्या सही है इसमें वो लोग भेद कर सकते हैं और उसके बाद ही वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। जो सही और गलत क्या है वो उसमें करने के लिए हमें सक्षम हो, ऐसे ऑफिसर्स चाहिए जो कि सही और गलत के भेद करने में सक्षम हो। तो क्या सही है क्या गलत है ये एक इंसान को पता होना चाहिए। मॉरली क्या राइट है, मॉरली क्या रॉन्ग है, उसके हम जब हमें ये पता होगा तो हम अपने एथिकल डिलेमास को रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी, निष्पक्षता और तटस्थता। जितने भी जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनको जब भी कोई डिसीजन लेना चाहिए तो वो इम्पार्शियल होकर लेना चाहिए। किसी एक पार्टी के लिए या किसी अपने फ़ायदे के लिए सेल्फ को अलग रख के, ठीक है, अपने स्वार्थ को अलग रख के, अपने अहम को अलग रख के जो है कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। किसी एक पार्टी को किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो एक न्यूट्रल इंसान होके उन्हें सोचना चाहिए और उसी तरीके से डिसीजन लेना चाहिए ताकि उनके जो मन में कोई भी एथिकल डिलेमा है तो उसको उन्हें रिजॉल्व करने में मदद मिले। तो इस तरीके की अगर हम प्रक्रिया अपनाएंगे तो जितने भी हमारे जो डिसीजंस होंगे वो बहुत ही इफ़ेक्टिव डिसीजन होंगे और हम एक जस्ट सोसाइटी को इस्टेब्लिश कर पाएंगे, एक इक्वालिटी को हम सोसाइटी में लेकर आ पाएंगे क्योंकि हम निष्पक्ष होकर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, हम एक न्यूट्रल होकर डिसीजन ले रहे हैं, हम किसी के प्रति भेदभाव नहीं कर रहे, हम किसी को एक फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, हम पूरा समाज है उसके कल्याण के बारे में हम सोच रहे हैं, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के बारे में हमें सोचना है और अपने जो हमारे जो पर्सनल मोटिव है उसको अलग रख के जो हमें सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हमें कार्य करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पेपर नंबर 4 को भी हमने डिस्कस कर लिया है। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो वेरी मच।